बोलिए। हाँ, मेरा एक डाउट था। ये जैसे इस्लाम में क्या ये पेंटिंग्स, म्यूजिक और ब्याज, ये सब चीजें हराम है या क्या है? मतलब कई कई नो, स्कॉलर। आपको आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो नहीं, जस्ट मुसलमानों के लिए है ना, गैर मुस्लिमों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। आपको पेंटिंग करनी है पेंटिंग करें, म्यूजिक सुननी म्यूजिक सुनिए, डांस करना है डांस करें। वो हमने तो आप है लोगों ही। से तो कभी नहीं कहा कि डांस ना करो। आप नहीं, हमसे क्यों मैं कहेंगे? ये समझना चाह रहा हूं कि आपको इस्लाम के इस हुक्म में क्या इंटरेस्ट है। असल इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि खुदा एक है, कि एक से ज्यादा है, अनेक है। असल तो इंटरेस्ट नहीं इसमें होना वो चाहिए। philosophy- नहीं, वो फिलोसफी तो आप प्रूव कर ही देते हो। वो तो आपकी मैंने इतनी वीडियो देख ली। वो तो आप मेरे को, आप डिबेटर हो। आप तो मतलब, हम तो ठीक कोई है, इतने ना, हम इतने तैयारी के साथ तो आते नहीं है। हम तो नॉर्मल बंदे हैं। ऐसे आपकी वीडियो सामने आ जाती है तो क्यूरोसिटी में आ गए। हाँ, तो वो तो वो ठीक है, ऑब्वियसली वो अच्छी फिलोसफी बात में है, तो आप हम। आ गए। लेकिन ये बात अहम है। देखें, बात उसूली हमेशा करनी चाहिए। मसलन मसलन आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और आप अमेरिका के एक स्टेट की, एक काउंटी के किसी रूल के बारे में डिबेट करने लगे अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो कहेगा भाई तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम तो यूएस सिटीजन भी नहीं हो, दिस रूल डजंट अप्लाई टू यू। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज आपको से रिलेटेड है, मसलन हमारी जो दीन की दावत है वो आपसे रिलेटेड है, हम सारी दुनिया के बारे में ये कहते हैं कि वो ईमान लाए, सारी दुनिया के बारे में हम ये कहते हैं, हम ये हमारी ख्वाहिश है कि वो इस्लाम का कलमा पढ़े, हमारी ख्वाहिश है, थोप नहीं रहे। तो अगर वो इस्लाम का कलमा पढ़ लेगा तो हम उसको बताएंगे कि ये हलाल है, ये हराम है। अभी हम आपको क्यों बताएं कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, क्योंकि इट डजंट, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू। नहीं, आप लोगों को जब आप ये दावा जो भी देते हैं तो उसमें अगर आप किसी को बोलेंगे तो ये बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप ये बोलेंगे कि ये तीन चीजें या जो भी है हराम है, तो इसका पीछे लॉजिक क्या है? और उससे अब फिलोसफिकल तो आप ऑब्वियसली इसको प्रूव कर ही देंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सब चीजें जायज नहीं है या फिर ये सही नहीं है, तो जैसे आप लोग हैं, आप भी इनफैक्ट आप खुद भी यूएसए में रह रहे हैं, तो आप ऐसी कंट्री में क्यों रह रहे हैं जहां पे ये सब नहीं फॉलो होता? आपको तो जो मतलब जो आप लोग जो इतने मानने वाले हैं उनको तो ऐसी कंट्री में जाना चाहिए जहां पे इस्लामियत लॉ है, जैसे कि तालिबान या फिर जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री हुई, पाकिस्तान वगैरह। तो फिर आप लोग उस तरफ क्यों जाते हैं जहां पे ये सब चीजें नहीं फॉलो होती? ठीक। ये प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन है, आप फिलोसफी ये तो कह आप रहे प्रूव हैं कर ही कि दोगे। आप ये कह रहे हैं कि मैं जो इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया छोड़कर अमेरिका आ गया, अब मुझे यहां से छोड़कर अफगानिस्तान जाना चाहिए ताकि जब मैं वहां सेटल हूं और सारे मुसलमान वहां सेटल हो जाएं तो फिर पीछे से बंकर बस्टर आए और फिर सबको निपटा दे। आप ये कह रहे हैं? आपको सारे नियम अगर फॉलो करने हैं, आप इतने यानी अपने ईमान पे यानी पक्के मुझे एक हैं, बात तो फिर। बताएं कि इस दुनिया ने क्या कोई ऐसा मुल्क मुसलमानों के लिए छोड़ा है जो उनकी अपनी लैंड है सदियों से, कि जहां वो अपने कानून को फॉलो कर सकें आजादी के साथ? क्या कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है इस दुनिया ने? जहां आपकी मेजोरिटी है वहां तो अब मुस्लिम आप लॉ देख है लें, ना, इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, अब आप देख लीजिए कि जो जंग चल रही है हालिया, भाई ईरान ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, कहीं गया नहीं, उस पर हमला हुआ है ना, शुरू एग्रेसर कौन है? तो आप बताएं कि अगर हम अफगानिस्तान को देख लें तो क्या अफगानिस्तान ने हमला किया था? नहीं, अग्रेसर कौन था? पर अभी तो आपका इस्लामिक लॉ एस्टेब्लिश हो चुका है ना। मतलब अफगानिस्तान तो क्लोजेस्ट नहीं, टू द वो तो पहले मतलब। था भाई, वो तो पहले से, व्हाट डू यू मीन इस्लामिक लॉ एस्टेब्लिश हो चुका है? इस्लामिक लॉ तो पहले से मौजूद है। और इस्लामिक लॉ किसी न किसी हद तक 1920s तक मौजूद था, यानी किसी न किसी हद तक, 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी न किसी हद तक इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल था 1920s तक। फिर उसके बाद तुर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट करके उसके हिस्से बखरे कर दिए। तो आप मुझे वो जगह बताएं और पूरी दुनिया की गारंटी कि भाई यहां आप चाहे जिस तरीके से इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को कितना भी मजबूत करेंगे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो है कोई जगह? नहीं, ये तो देखिए, आप कितना भी अच्छे से किसी भी लॉ को फॉलो करें, मतलब आप परफेक्ट तो किसी भी चीज में, लेकिन आप नियरेस्ट टू आपके जो शरीयत है वो आप इन्हीं कंट्रीज में रहेंगे ना। तो आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप दूसरों को मैं प्रीच तो करते मैं हैं तो कि आपको आप। इसीलिए जवाब दे रहा हूं। देखें, मैं आपको जवाब इसीलिए दे रहा हूं कि इस दुनिया ने मुसलमानों के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है।
अच्छा, और ये नारा लगाना आप छोड़ दें मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप पाकिस्तान जाएं, क्योंकि हाँ पाकिस्तान ये के अलावा बहुत कंट्री है। और उसकी वजह है मेरे भाई, उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी दोस्तों को ये बुरा लगे, लेकिन जहां तक बात सेक्युलर होने में है तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। करप्शन में दोनों आगे पीछे ही तो है भाई, दोनों भाई भाई है करप्शन में। कौन सा वो प्रॉस्पेरस मुल्क है? हम तो उसको इस्लामिक गवर्नमेंट मानते ही नहीं। यानी मैं ये मान के चलता हूं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो लिबर्टी, लीगल लिबर्टी मुसलमानों को इंडिया में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। मेरी इस पर रिसर्च है जनरल अय्यूब के जमाने से। तो फिर मुसलमान इंडिया के पाकिस्तान क्यों जाए, और आपके कहने से क्यों जाए? नहीं, मेरे कहने से नहीं, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि जो लॉ आपका तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कोई जगह आप लोगों ने छोड़ी ऐसी नहीं कि जहां 100% इस्लाम को इंप्लीमेंट किया जा सके। कहीं तीतर कहीं बुटेर वाला मामला है हर जगह। पर तो आप ये ताना 90% तो कहीं होगा। ये ताना आप हमें न दें कि आप फला मुल्क चले जाएं, फला मुल्क न चले जाएं। मिसाल के तौर पर मैं अमेरिका में हूं, तो मैं कम से कम अपने ऊपर 100%, अपनी जात के ऊपर 100% इस्लाम नाफिज कर सकता हूं। हाँ, मैं मुआशरे में नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट में नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपनी जात के ऊपर कर सकता हूं, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के ऊपर कर सकता हूं। ये इतनी लिबर्टी आपको ये मुल्क देता है, ये दूसरे मुल्क देते हैं। सिर्फ इस मुल्क की कोई खुसूसियत नहीं है, इंडिया में भी ये है। प्रैक्टिकली है, सॉरी लीगली है, प्रैक्टिकली आजकल वहां भी नहीं हो रहा है। तो ये जो मेरे भाई XYZ साहब, आप जो है ना, ये डिबेट अब हो गई बहुत पुरानी। असल ये डिबेट करनी चाहिए कि इस्लाम और हिंदुइज्म, अगर आप हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं, लुक्स लाइक आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इस दुनिया में जो एक आइडियल निजाम है वो किसके पास है? आपके पास है तो आप वो पेश करें, हमारे पास है तो हम वो पेश करें। अभी तो थ्योरी की बात हो रही है, प्रैक्टिकलिटी कहीं नहीं है, इंडिया में भी नहीं। आपके यहां इंडिया में हिंदुइज्म तो नाफिज नहीं है, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए। जब ये दुनिया के सामने आ जाएगा कि इस निजाम की खूबसूरती ये है, उस निजाम की खूबसूरती ये है, तो लेट द वर्ल्ड डिसाइड कि कौन सा निजाम चलेगा। फेयर बात है ना, ये फेयर ग्राउंड है। नहीं तो वो कैसे, आप परफेक्ट तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप फिलोसॉफिकली प्रूव कर देते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप नहीं प्रूव कर पा रहे। ये क्या बात हुई भाई? अगर हम थियोरेटिकली कोई चीज प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम प्रैक्टिकली प्रूव हो सकती है, अगर सामने वाला अपने हथियार ना उठाए। अगर आप हथियार उठा लेंगे थियोरेटिकली प्रूव होने के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि आप यानी दलील के एतबार से बैंकरप्ट हैं। ठीक है, मैं एक दलील, आप एक मेरा मतलब मैं दलील इसी देता हूं। आप ये जनरली आप लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा मतलब थ्योरेटिकली हम परफेक्ट हैं, कोई फॉलो नहीं करता, इसलिए ये सब दिक्कतें हैं, जो भी कई सारे जो इंजाम लगते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मेरी जैसे एक्सीडेंट होता है कार का, तो अगर मैं एक्सीडेंट करता हूं तो आप कहेंगे मैं खराब ड्राइवर हूं। लेकिन मान लो एक BMW कार है, उसके 10 में से 9 एक्सीडेंट BMW कार की हो रहे हैं, तो आप तब तो BMW कार कहेगी ना मेरी कार में प्रॉब्लम है, ड्राइवर में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका हमेशा यही आर्गुमेंट रहता है कि भाई ड्राइवर में प्रॉब्लम है, ड्राइवर, हमारी कार एकदम परफेक्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये मानते ही नहीं है कि हमारी कार में कोई दिक्कत है? थ्योरेटिकली हमारी कार एकदम परफेक्ट है, सारे ड्राइवर ही बेकार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि BMW चलाने वाले लोग खुसूसन इंडिया में ड्रंक होते हैं सबसे ज्यादा, चूंकि ये होते हैं अमीरों के घर के लड़के। इनको फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट में होती है इनको पब में जाना होता है, ड्रिंक करके आते हैं और उसके बाद फिर ये रोड रेस करते हैं, इसलिए इतने हादसे होते हैं। तो इसमें BMW गाड़ी की खता नहीं है भाई, इसमें खता ड्राइवर की है। चाहे 9 में हर जगह, चाहे 10 में से 10 एक्सीडेंट हो और चाहे 10 में से 9 हो। एक आम आदमी जो टोयोटा चला रहा है, या टोयोटा भी महंगी है, एक आम आदमी जो अल्टो चला रहा है ना, वो पब में नहीं जाता है, वो अपनी फैमिली को लेकर निकल रहा है, वो ड्राइव केयरफुली करेगा। लेकिन इससे ना तो अल्टो बेहतर हो गई और ना BMW खराब हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मेरा धर्म थ्योरेटिकली बेस्ट है, परफेक्ट है, तो उसमें फिर इतने हादसे से आप इंडिया का आपने कहा कि इंडिया की BMW ड्रंकन है, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो तो 2 नेशन थ्योरी में इसी मुद्दे पे बना था कि नहीं हमारा कभी मैं यही कह रहा हूं ना कि वो एक स्कैम हो गया लोगों के साथ, वो स्कैम हो गया। तो अब देखे मैं कितने खुले अल्फाज में बात कर रहा हूं। आई नो कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को
ये चीज बुरी लगेगी, लेकिन बहरहाल हमारी एक पोजीशन है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंडियन मुस्लिम से कम पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करना बिल्कुल वाहियात बात है। अब इस चीज को छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू एजुकेट? पाकिस्तान नहीं, आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी भी आप देखेंगे अगर तो बहुत अच्छी हालत तो नहीं है जिन्होंने भी। अब आप देख लें कि आपके यहाँ अखंड भारत का जो तस्वुर है वो कहां तक है? अफगानिस्तान तक है। तो अब हम तो कह रहे हैं कि चलो, आप हमें कह रहे हैं कि चलो अफगानिस्तान चले जाओ, कल को फिर आप लाठी डंडे लेकर आ जाओगे अफगानिस्तान के, हमें तो अखंड भारत बनाना है। XYZ भाई, आप एक मुझे बात बताएं। आप क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू यू डेमोक्रेसी बेटर है या मोनार्की? दोनों के अपने प्रोज कॉन्स हैं, कोई परफेक्ट तो नहीं है कहीं जगह। अपने मोनार्की भी चाइना में बहुत मतलब मोनार्की कहना चाहिए, ऑटोक्रेसी वहां पे सक्सेसफुल है। मैंने मोनार्की और डेमोक्रेसी की बात की। हाँ वो ठीक है, हाँ मतलब बेसिकली वो वही हो गया, पर नहीं है भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मोनार्की आपके नजदीक बेहतर है या डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से तो डेमोक्रेसी ही बेटर है। अब मैंने मोनार्की के अंदर तो कभी रहा नहीं, बट हाँ डेमोक्रेसी लगती है बेटर थ्योरेटिकली। हाँ ठीक है, तो आपको पता है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया? अब कहते हैं ग्रीस, एथेंस वगैरह का नाम लिया जाता है, फिर इंडिया वाले कहते हैं हमारे पास। चले आप ही को दे देता हूँ, चले कोई मसला नहीं है। इतना पुराना कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, लेकिन डेमोक्रेसी को, इस वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश होने में इतना टाइम लग गया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जाते जाते एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम आज हैं। तो क्या जो इंसान डेमोक्रेसी को बेटर वे ऑफ सिस्टम समझता है, इंक्लूडिंग यू, क्या आप ये कहेंगे कि क्योंकि डेमोक्रेसी इतने साल तक जो है वो प्रैक्टिकली नहीं आ सकी ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि लोग सपोर्टिव नहीं थे, तो लिहाजा वो सिस्टम ही फजूल है? आई मीन दिस इज नॉट आर्गुमेंट। जबरदस्त आर्गुमेंट। देखिए मतलब आप कह रहे हैं कि इतना टाइम लगा तो वो, पर तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपका इस्लामिक लॉ भी इस तरह से कभी ना कभी आएगा और वो परफेक्ट होगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? वो आपको 2000 साल उसके लिए शायद जिंदा रहना पड़े, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें, चूंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल 100% परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने दुनिया में मोनार्की की एग्जांपल्स हैं, डेमोक्रेसी की एग्जांपल्स हैं, डिक्टेटरशिप की एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन प्योर इस्लामिक गवर्नेंस की हमारे पास एग्जांपल मौजूद नहीं है। होल्ड ऑन। तो इसलिए हम जो गुफ्तगू कर सकते हैं वो सिर्फ थ्योरी पर कर सकते हैं। थ्योरी पर आप करने नहीं चाहते, आप नहीं कहते हैं कि यार आप लोग हमें हरा देते हो, तो फिर ये क्या बात हुई? नहीं वो तो देखो, आप अगर हराने की बात नहीं है, आपके जो आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर हो तो आप हिंदू स्कॉलर या फिर क्रिश्चियन स्कॉलर से लड़ो, तब तो देखने में मजा आएगा। बुलाइए। देखें, और इस मौजू पर जब हम बात पॉलिटिक्स की करते हैं ना, तो हम भी कोई पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर नहीं है, हम भी आम आदमी ही हैं। ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कुरान हदीस की कुछ आयतें, कुछ हदीसें होंगी, दैट्स इट। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें मेरी और आपकी हम दोनों बराबर हैं। बल्कि शायद एक हिंदू स्कॉलर आपसे कम इल्म रखेगा, आप उससे ज्यादा इल्म रखते होंगे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर। नहीं ऐसा नहीं है। आप मेरे कहने का ये मतलब था, आपने जैसे भी डेमोक्रेसी का भी एग्जांपल दिया, तो इस्लामिक कंट्री बनाने का तो सबने ट्राई किया ना, मतलब जिन्ना ने भी ट्राई किया, आपका तालिबान भी वही ट्राई कर रहा है, सब ट्राई तो कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बन पा रही? आप ऐसा कह रहे हैं कि अभी किसी ने प्रैक्टिकली परफेक्ट इस्लामिक कंट्री नहीं बनाया, उसकी वजह डिटरेंस है, उसकी वजह इंटरनेशनल डिटरेंस है। मिसाल के तौर पर देखें, अभी आप जो नैरेटिव चल रहा है, आपको नहीं पता अमेरिकन पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता 10 दिनों से क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एजुकेट कर दूं। यहां रिपब्लिकन पार्टी में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है नियो कंजर्वेटिव्स, और दूसरा ग्रुप है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्रुप। तो जो मेगा ग्रुप है वो ये जंग नहीं चाहता कि अमेरिका उस जंग में जाए, और मेगा ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप का बुनियादी बेस है। लेकिन जो नियोकॉन्स हैं वो ये कहते हैं कि रिमूव द मुल्ला रिजीम, ये उनकी नैरेटिव है, मुल्ला रिजीम। तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है, उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि ये मुल्ला रिजीम क्यों है। ठीक है, तो अब आप देखें कि उनके सामने सरेंडर करके डोनाल्ड ट्रंप वहां चला गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने क्या किसी दूसरे मुल्क को दूसरे अंदाज से इस दुनिया ने पॉलिटिक्स करने की इजाजत दी है, उसके लिए जगह छोड़ी है?
आर यू गिविंग देम स्पेस? यू आर नॉट। तो हम अभी कॉलोनियलिज्म से पोस्ट कॉलोनियलिज्म के दौर में जी रहे हैं कि जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रूल है। हो सकता है कि आगे 100 साल 200 साल या 10 साल हु नोस के बाद ये हालात बदल जाए, तो अगर आप जिंदा रहे तो आप देखेंगे। तो ये पॉइंट है, असल इस पर बात होनी चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ थ्योरी ही है पेश करने के लिए। नहीं, इसमें आपने ठीक है, आपने जो कहा, अगर आपने कहा इस पे बात करना है तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि आपने फिर कहा कि हम विक्टिम है, हमें कोई रिजीम नहीं बनाते, पर ऐसा क्यों है कि इस्लामिक लोग ही हमेशा विक्टिम है? इजराइल, मतलब इजराइल ईरान में देख लो, या फिर चाइना का भी कोई प्रोविंस है, जबकि पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, तो भी वो कौन से मुस्लिम, उइगर मुस्लिम्स कहते हैं वो, फिर म्यांमार में भी रोहिंग्यास थे। उसकी वजह है भाई, उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि जिस दरख्त पर फल है बच्चे पत्थर उसी पे मारते हैं, ठीक है, पहली वजह तो ये है। और दूसरी वजह यह है कि ये दुनिया कैपिटलिस्ट चलाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में हुकूमतें बदलती हैं कैपिटलिस्ट की इजाजत से। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त फंडिंग न की होती इलान मस्क ने, तो शायद वो नतीजा ना निकलता जो अभी निकला है। या इसी तरीके से अडानी और अंबानी का अगर हाथ ना होता तो शायद वो नतीजा ना निकलता जो 2024 में निकला या उससे पहले निकला। तो इस मुल्क में, हर मुल्क में यही है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो इस दुनिया को चलाते हैं। पॉलिटिक्स को भी वही उसके भी मूवर्स एंड शेकर्स वही हैं और कंपनियां भी उन्हीं की हैं। अब जब एक निजाम उसके खिलाफ खड़ा होता है जो कैपिटलिज्म को चैलेंज करता है, तो कैपिटलिस्ट कभी नहीं चाहते कि वो निजाम प्रॉस्पेरस हो जाए और दुनिया को अल्टरनेट मिल जाए। इसलिए वो ये तो सारी जंगें वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, वो सारे ऐसे हालात बनाते हैं कि मुल्क एक दूसरे से लड़े। अब मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो जंग हो रही है इसमें, चलो ठीक है, एक मुल्क को आपने तबाह कर दिया, 2 मुल्क तबाह हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, सबसे ज्यादा फायदा किसका है? जो आर्म्स एंड एम्युनिशन बेच रहे हैं उन्हीं का होता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन जब आपको वो तो पता है कि जो आर्म्स एंड एम्युनिशन बेच रहे हैं सबसे ज्यादा फायदा उनका है, तो ये जंग उनके इंटरेस्ट में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में जो न्यू कॉन्स हैं जो इस जंग के हक में हैं, उन्हीं का पैसा सबसे ज्यादा इन आर्म्स एंड एम्युनिशन कंपनियों में लगा हुआ है। दैट इज द होल पॉइंट। आप लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि नहीं, इस्लामिक कंट्री पे अटैक, तो किसी भी 2 को लड़ाएंगे, आर्म्स एंड एम्युनिशन को फायदा होगा, उसमें जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इस्लाम को ही टारगेट किया जाए। वो तो किसी दूसरी कंट्री के पास कोई आइडियोलॉजिकल निजाम नहीं है जो कैपिटलिज्म को चैलेंज दे सके। एक रशिया एक मुल्क था, चाइना ने उस कैंप को ज्वाइन किया, तो देखिए कोल्ड वॉर कब तक चली अमेरिका की, यहां तक के यूएसएसआर के टुकड़े कर दिए। भाई यूएसएसआर भी सेक्युलर था, वेस्ट भी सेक्युलर है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि यूएसएसआर कैपिटलिस्ट नहीं था, सोशलिस्ट था। तो इसका मतलब यह है कि ये जो जंग है, दुनिया में जो लड़ाई है, वो कैपिटलिज्म वर्सेस नॉन कैपिटलिज्म की है। लेकिन चूंकि इस्लाम कैपिटलिज्म के खिलाफ एक मजबूत केस रखता है, तो जहां जहां मुसलमान है या इस्लामिक गवर्नमेंट कायम होना चाहती है, वहां वहां ये मसले खड़े कर देते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं आया है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, जहां इस्लामिक लॉ मेजॉरिटी में भी है, पर अब पता नहीं आपको तो चले सही है।